दाद, वो मायूं में है। तुम उसके पास नहीं जा सकते। और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? बुरहान कहाँ है? आसिया बेगम जो दाद के आने और उसके माथे पे छोटा सा जख्म देख उसके पीछे आई थी। उसे नूर के रूम में जाते देखती टोक कर बोली। दाद ने दरवाजे पे हाथ रखते मुड़कर उन्हें देखा। आपको मालूम है मैं इन रस्मों को नहीं मानता, जिनका इस्लाम में बुनियाद ही नहीं। ये दुनियावी है और उन्हें उन्हीं तक रहने दे। मैं आपकी मजबूर करने पर यह सब निभा रहा हूँ। मजीद कोई उम्मीद मत रखें। और ये चोट कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, बस घबराने वाली बात नहीं। उनके हाथ थाम संजीदा लहजे में कह रहा था। आसिया बेगम खामोशी से उसे देखती रही। हाँ, ये भी हकीकत थी कि उन्होंने बहुत मिन्नतों से उसे इन रस्मों के लिए मनाया था, वरना वो बस सादगी से रुखसती चाहता था। और आसिया बेगम अपने और हर लड़की की तरह नूर के अरमानों का सोचते हुए उसे फोर्स किया था। आसिया बेगम ने सही लाया। बुरहान कहाँ है, आया नहीं? आते ही होंगे भाई। वो कहकर उनके हाथ की पुष्प पर भरोसा देता अंदर रूम में चला गया। आसिया बेगम एक नजर बुरहान के रूम में बेड पर सोई हुई फेरी पर डालकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सब बैठे थे। दाद को बहुत अफसोस हुआ था कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हूरी की क्या हालत है, वो ठीक भी है कि नहीं। और जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही मीठे मीठे मेकअप बगैर चेंज किए वो सिर्फ धुले हुए हाथ मुंह के साथ बैठने के अंदाज में सोई हुई थी। शायद हूर का इंतजार करने के लिए बैठी थी, फिर थकन की वजह से सो गई थी और अब उसका सर लुढ़क कर कंधे पर आ रहा था। वो जी भरकर फुर्सत से उसे देखना चाहता था। मायूं में वो इस कदर हसीन लग रही थी कि जब भी उसका झुके सर की तरफ नसें उठती तो साकित सी हो जाती। पर सब कुछ उसकी सोच के खिलाफ हो गया था। उसके दोस्त उसे हौसला बढ़ाकर जा चुके थे, मेहमान भी चले गए थे, अब कोई नहीं था घर में। इस वक्त वो दुपट्टे से बेनियाज नाजुक तो पर शिकन सरापे खुले स्याग बिखरे बाल सोई हुई कोई मासूम परी लग रही थी, छोटी सी। दाद को उस पर टूट कर प्यार आया। दिल ने चाहा सीना चीर कर उसे अंदर छुपा दे। ऐसे पागल जज्बात थे उसके। जाने क्यों वो बचपन से ही उसे देखकर उसी की तरफ खिंच गया था। उसे याद था जब वो छोटा था तो बुरहान की मुसलसल जिद्दोजहद की वजह से वो जमाल अपने चचा के पास पहुंच पाए थे। और फिर पहली बार उनके घर गया था तो छोटे से हफ्सदा सहन में एक छोटी सी पोनी जैसी लड़की पीछे रखी कॉपी पर झुकी हुई थी। उनकी चची ने उससे तारुफ कराया कि वो उनकी बड़ी बेटी है, हुरुलैन से कुछ मिनट्स बड़ी, नूरुलैन। बुरहान दाद ने जब हुरुलैन को देखा, उससे कद को देखा, फिर उसे देखकर बुरहान कुछ हैरान हुआ, फिर खामोश रह गया, महज मुस्कुराकर। पर दाद ने वही बुलंद कहका लगाया था कि ये तो अभी इतनी है जैसे अपनी 5 साल की लड़की, जबकि हुरुलैन उससे बड़ी लग रही थी, 8 साल की। वो गुस्से से घूरती मुंह बसोड़ कर रह गई और अपनी मामा की तारुफ करवाने पर नाक भन में चुड़ा ली। अलबत्ता हुरुलैन उनसे काफ़ी अच्छी तरह मिली थी। दाद ने फ़ौरन ही पहली बार उसे बोने का लक़ब दिया था कि उससे चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया, जिसकी वजह से बुरहान को मासत करके दाद को वहाँ से ले जाना पड़ा और घर जाकर उसके रूम में काफ़ी बेइज्जती की थी। पर इस सब का कहाँ असर होने वाला था दाद पर। वो तो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसके सामने उसकी कज़न थी, छोटी सी पोनी जैसी। दिल बेसाख्ता उसकी तरफ खींचा था और वो उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसलिए ही वो उससे बहुत खार खाती थी। अलबत्ता सबकी तरह उसे भी संजीदा बुरहान काफ़ी पसंद आया था। पर दाद कहाँ पास आने वाला था। नूरुलैन की सूरत में तो जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया था और उसके पीछे एक जिन की तरह पड़ गया था वो, बचपन से ही। वो चिढ़ती उससे गालियाँ देने से गुरेज नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत बदतमीज मिजाज की लड़की थी। दाद के मामले में अदम मुस्कुराहट के साथ उसे देखते, फिर सर को देखा तो एक जज्ब में सारा फासला मिटाए उसके पास बैठा, उसे सीधा लेटाते सर अपने जानों पर रखा। वो उसका साइड फेस देखता चेहरे से बाल संवारने लगा। ये उसके लम्स का ही दुखता एहसास था कि वो किस्मत आई और मानूस सी खुशबू पाकर उसकी गोद में मुंह छुपाकर सोने लगी। उसके इस अदा पर दाद की आंखों में सितारे चमक उठे। वह हैरत से अपने गिर्द फैला, उसका बाजू देखने लगा, फिर उसके स्याह बालों वाले सर को। ये बोनी मुझे खुद छेड़ती है। उससे फिजा में शिकायत छोड़ी। उसके वजूद से उठती परफ्यूम हल्दी खुशबूदार दिल की खुशबू उसके हवासों पर जाने लगी। हूर नहीं आई ना? वो गफलत में बड़बड़ाई। उसे जाना था। दाद ने लेट कर उसे हजार मिली देखा। नूर की पेशानी पर सिलवटें पड़ गई। वो फिर से कसमकस आने लगी, पर दाद ने उसे अपने करीब कर लिया।
और इस लम्स पर ही नूर का दिमाग भग से उड़ा। वह हरासा होकर पूरी आंखें खोले सामने दाद के चेहरे को देखने लगी थी। "तु- तुम?" वो आंखें झपक कर हथेलियों से मसलती फिर से उसे देखने लगी जैसे यह ख्वाब हो। पर नहीं, वो सच में उसके सामने पड़ा था, बल्कि उसकी कमर में अपना मजबूत आईने हसार डाले। नूर को अपना दिल दिमाग में धड़कता हुआ महसूस हुआ। हाँ, मैं, बोनी का दांत। उसकी नाक के करीब गाल पर अपनी नाक रगड़ते उसे सरगोशी की। "तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दाद!" वो खौफ से फड़फड़ाई। उसके दिमाग में खतरे के सायरन होने लगे। हैं, क्या कर रहा हूँ मैं? उसने सर उठाकर उसे हैरत से देखा। नूर ने नम होती नजरों से उसकी आंखों में देखा, जो ना जाने क्यों सुर्ख थी, और उसके माथे पे छोटा सा जख्म था। क्या ये फिर किसी बेगुनाह को मार कर आ रहा है? यह बायाक उसे खौफ के साथ घिनाने लगी। उससे वो पीछे सिरकना चाहती थी, पर कुछ नहीं कर सकी। रोना मत प्लीज, नूर। उससे इल्तिजा की। तो क्या करूं बताऊं? क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? वो बोली नहीं, चिल्लाई थी उस पर, और दाद उसकी आंखों में डर देख कर मुस्कुराया। इतना बुरा मत समझो मुझे। मैं बस थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने आया हूँ, किसी गलत सोच के नहीं। इतना नफ्स का मारा नहीं मैं, अपनी हद जानता हूँ। वो मुंह बनाकर बोला और उसे छोड़कर हल्की से करवट बदल ली। नूर आजाद होती बिदक कर पीछे हुई। अगर तुम इस बेड से उतरी तो तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरा हो जाऊंगा। उसके इरादे समझकर उससे मौन किया, और सच में नूर साकित से होकर लेट गई। उससे आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया और ऑफ कर दिया उसे। फिर उसे देखा तो नसें कलाई पर पड़ी, जहाँ वो वॉच पहनी हुई थी, जिसके बारे में हासिल करने का कहा गया था उसे। क्या मैं सच में तुम्हें बुरा लगता हूँ? सच बताना नूर। वो मोबाइल रखकर अभी सीधी हुई थी कि एकदम दांत ने उसे खींचकर अपने सीने पर डाला और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो सांस रोक गई। "तुम एक घटिया इंसान हो!" नूर चीखती उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ गई। दांत भी इस अचानक अवतार पर कहकर लगा उठा। सच बताकर तुमने अपने लिए आप घटिया चुना है, अब भुगतो। कहने के साथ ही उसे बेड पर डाले झुक गया और उसकी मजम्मत करते दोनों हाथों को पकड़कर उसके पेट पर बांध दिए। अब देखो ये घटिया आदमी तुम्हारे साथ क्या करता है। उससे कहते उससे गर्दन में मुंह छुपा लिया और एक गहरा सांस भरकर वो सिमट गई। वो साकित थी। "प्लीज!" वहशत सदा होती मछली। "ये दांत नहीं, ये गुंडा हैवान है। मुझे नहीं प्यार इस गुंडे से।" वो लब भींची उसके लम्स पर आंखें मीच कर सोचने लगी। "ये सहम कैसे पड़ा तुम्हें?" नूर ने हिम्मत करके पूछा। दाद ने सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। सुर्ख तकते चेहरे से वो आंखें मूंदी पड़ी थी, उसे पागल करती। तुम्हारे बारे में सोचता सोचता दीवार से टकरा गया। अब कोई शक नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है नूर। उसकी कलाइयाँ छोड़कर उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। "अगर मोहब्बत तुम्हें मौत दे तो?" वो आंखें खोले उसकी आंखों में देखती जूरत से बोली। दाद ने पहले देखा, फिर गहरी सोच में पड़ा। ना बाबा, फिर ऐसी मोहब्बत ही नहीं चाहिए मुझे। वो बिदक कर इनकार कर गया। नूर साकित हवनकों की तरह उसे देखने लगी। सच ही तो कह रहा हूँ यार, मोहब्बत शोहब्बत तो होती रहेगी, पर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अब उसे भी इस मोहब्बत में खत्म कर लूँ तो मोहब्बत करने का फायदा। उसकी बातें सुनकर नूर ने लब खींच लिए। वो उससे पीछे धकेलने लगी। "हटो पीछे!" वो चिल्लाई। दाद कहकर लगा उठा। अच्छा बताओ, तुम कहती हो मैं मरूं? वो मोहब्बत से चूर लहजे में पूछने लगा। नूर ने उसकी आंखों में देखा। "हाँ!" भराई आवाज में वो कहकर आंखें मीच गई। दाद कुछ देर खामोश रहा। अच्छा, फिर मोहब्बत नहीं तुम मारो मुझे। मैं ज़रूर कबूल कर लूँगा इस मौत को, वरना कतई इस मोहब्बत से नहीं मरूंगा। क्योंकि मोहब्बत बाद में, पहले मेरी ज़िंदगी में मेरी बोनी आई थी, इसलिए मेरी ज़िंदगी पर ज़्यादा हक उसका है ना कि मोहब्बत का। उसके दोनों फूली गालों के पोसे लेते वो सरगोशी में खोया हुआ और उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। वसूहे इस लम्हात यूं ही गुजरने लगे। खामोशी का वक्फा काफ़ी लंबा हुआ तो उससे आंखें खोलकर उसे देखा, जहाँ उसकी मध्यम सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, वहीं वापस नींद की वादियों में उतर गई। दाद को उसकी मासूमियत पर बेइंतहा प्यार आया, पर वो कुछ गुस्साहियाँ करके उसकी नींद नहीं खराब करना चाहता था। तभी खामोशी से उसका सर सीने पर रखकर लेट गया। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, इतनी हिम्मत नहीं मेरी जान निकालने की मेरी बोनी में। उसके रुखसार से हिलाते हुए वो सोचता रहा। अगर आज बर वक्त साहिर उससे बुरा बर्ताव ना करता तो ज़रूर बुरहान उसे पकड़ लेता। अलिफ लफ्ज़ अभी तक उससे खुफिया था, पर वो उस तक पहुंच गया।
यह उनके लिए शौक की बात थी। जितना सीधा उससे अपने भाई को समझा था उतना था नहीं। वो अपने लाडले मासूम भाई को भी मशकूक नज़रों से देखने लगा था, एक पुलिस वाला बनकर। उससे अब जो करना रहना था। बुरहान की नज़रें बदल गई थीं। उसे तो ये भी शक हो गया था कि कैसे उसे आलम ने इजाज़त दे दी एन को यहाँ भेजने की। बहरहाल कुछ भी था, उसे नूर के लिए धमकी नहीं देनी चाहिए थी। जब जानता था कि ओलिव की कमज़ोरी है, होरूलैंड की कमज़ोरी है, वो उससे सख्त नाराज़गी रखने वाला था, उससे सोच लिया था। मुस्कुराकर सर झटकते हुए उसे बाहों में समेटकर सीने में भींचे, गर्दन में मुँह छुपाकर मध्यम सांसें भर दे, उसके तनफ़्फ़ुस को बेतरतीब कर लिया। सर, इन्हें बुरी तरह मारा गया है। अभी तक होश नहीं आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद 2 दिन या 3 भी लग सकते हैं। अरमान उसके सामने अलर्ट खड़ा सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा। हम्म, ठीक है। उनके होश में आते ही बयान लो इनसे। उससे हुक्म दिया और जाने का इशारा दिया, पर वो नहीं गया। कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहा था, तभी बुरहान ने अब्रू उठाई और वजह पूछी, यहाँ खड़े रहने की। सर, क्या मैडम यही रहेंगी? मतलब कि वो यहाँ कैसे? उसने नज़रें झुकाई पूछा। पास जाकर देखो, मालूम पड़ जाएगा। उसके ढके छुपे अल्फाज से बात को समझ गया था, तभी बोला। सर, पर फिर भी वो, अभी मैं जिंदा हूँ अरमान। उससे चिताया, वो सा इलाका इजाज़त लेता वहां से निकल गया। मुस्कान को उसने जेल में डाला हुआ था, जहाँ एक लड़की पहले से बैठी थी। मुस्कान ने उससे वजह पूछी तो उससे रोते हुए बताया कि यूनी में एक लड़का उसे तंग करता था, बहुत गंदे गंदे फिक्रे उछालता, उसका रास्ता ब्लॉक करता, बस स्टैंड पर बाइक से घेर लेना। और उस दिन तो हद हो गई। वो एक बाजू पकड़े एक तरफ घसीटने लगा था, जिसके डर से उसे थप्पड़ मारकर भाग गई। वो एक मजदूर बाप की अकेली बेटी है, बहुत तंग हालात थे घर के। उसे थप्पड़ मारकर वो उतर गई थी। इससे कुछ दिन वो यूनी नहीं गई, पर कब तक घर में छुपी रहती। अपने माँ बाप परेशान होने लगे तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए उसने कुछ नहीं है सब ठीक है का मुंह पर लेबल लगाया और यूनी आ गई। और फिर अचानक उस लड़की ने उससे थप्पड़ का बदला लिया और उसे रास्ते से किडनैप कर लिया। अपने दोस्तों से मिलकर उसे एक फ्लैट में लाए और उससे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसकी इज्जत दामन को मिलकर दागदार करना चाहते थे कि वो लड़का उसके पास आया तो वो रोती उसके पाँव में गिर गिड़ाई, पर उस पर तो शैतान सवार था। उसे ज़बरदस्ती करने लगा, तभी कुछ न समझते अपनी इज्जत का दामन बचाने के लिए, अपने बाप का सर बुलंद रखने के लिए उससे क्रिस्टल का वॉच उठाकर उससे वार किया, जो काफ़ी जोरदार था, जिससे उसकी जान चली गई। वहां से तो वो जैसे तैसे करके भाग निकली, क्योंकि उसके दोस्त सदमे में खड़े थे। उसकी लाश देखकर वो घर तो आकर छुप गई। अपनी इज्जत तो हवा की बेटी ने बचा ली उस परिंदे से, पर बहुत कुछ खोवाई। और कुछ ही दिन में बुखार में तपते का राज सामने आ चुका था। जब उसके बूढ़े बाप के दर पर पुलिस खड़ी मिली, उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। हवा की बेटी किस राज से भी महफूज नहीं थी। अगर इज्जत लौटाए तो भी मरे, और अगर इज्जत बचाने के लिए किसी को मारे तो भी खुद मरे। उसे पुलिस ले गई। वो चादर में छन्नी वाली लड़की बदनाम हो गई थी। पुलिस उसे लेकर आई। उसका बाप गरीब था, सब उसे गलत समझ रहे थे कि बेटी को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। निकल गई ना हाथ से, खून कर आई। दूसरी तरफ वो लड़के के माँ बाप अमीर थे, तो उनका केस जोर पकड़ गया। वो अब जेल में पड़ी थी और वो लड़के किसी दूसरी लड़की का शिकार बना रहे होंगे। और उसका हाल देखकर तो शायद ही वो लड़की उन्हें मारने की जरूरत करे, क्योंकि हवा की बेटी को समाज तो कहता है जब इज्जत पर हाथ आए तो हाथ काट दो। और जब उसने अमल किया तब भी वो बुरी साबित हो गई। इज्जत तो बचा ली थी, पर वकार नाम बाप खो दिया था। कल ये लोग दर्स पढ़ाते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करना, और आज उससे उस दर्ज पे अमल कर लिया तो उसका बूढ़ा बाप हर दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि लड़की फहाशा थी। पता नहीं कितनी दफ़ा देख चुके थे, फला फला गली में फला के साथ। लड़की को जाल में फंसाया, पैसे मांगे, लड़के ने इनकार कर लिया तो मौत के घाट उतार दिया। एसपी कुछ नहीं कह रहा? उसने हैरत से सुनकर फिर पूछा। सर कहते हैं वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे जल्द ही, इसी वजह से उन्हें बहुत बार धमकी भरी कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। मुस्कान सही लगी। लड़की के बाप का नाम मालूम है? बबल चबाते हुए वो पूछने लगी। उस लड़की ने सही लाते हुए बताया तो मुस्कान ने गुस्सा दिया। सिर्फ आज की रात तकलीफ बर्दाश्त करो, तुम्हें यूनी में और घर गली में। तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलोगी, मुझे तुम पर फख्र है।
उससे कंधा थपथपाकर बोली, अब वो लड़की होकर क्या कर सकती थी उसके लिए, जब खुद ही जेल में आ गई थी। पर ये पूछना गवारा नहीं किया कि क्यों आई है यहाँ। मुस्कान ने तो उससे हिम्मत बंधाई थी, अब अपने लिए बैठी थी और जानती थी उसका ये इंतज़ार तवील नहीं होगा। सामने चेयर पर बैठा एसएचओ बहुत गौर से उसे देख रहा था और मुस्कान का दिल किया अभी बाहर निकलकर उसके मुंह पर अपने पंजे फिट कर दे। अचानक ही ऑफिस रूम से आवाज़ आई। बुरहान एसएचओ से मुस्कान को लाने का कह रहा था। एसएचओ मायने हिसी से मुस्कुराया। आओ मैडम, सर बुला रहे हैं। उससे मुस्कान को बुलाया जो मुसलसल बवल चबा रही थी। क्यों, तुम्हारे सर की टांगें टूट गई हैं? जो मैं आऊं, या लंगड़ा लूला अंधा है? उससे कहो तुम्हारी जाति मुलाजिम नहीं, मुलजिमा का भी एक स्टैंडर्ड होता है। वो नहावत से बोली। उस लड़की ने हैरत से उसे देखा, जिसकी नाक की नथनी पता नहीं किस एहसास से बोल रही थी। हालांकि वो खामोश बैठी थी। क्या वो गुस्सा थी एसपी सर से? अपने सवाल पे वो खुद हंस पड़ी। भला एक मुजरिम की क्या औकात नाराज होने की? वो मुजरिम भी वो जो बैक वक्त चार चार को मारा है और 4-5 दिनों के लिए दुनिया से होश आउट कर दे। एसएचओ से घूरता ऑफिस में दाखिल हुआ और मुंतजिर बैठे बुरहान को पुलिसमा के स्टैंडर्ड का बताया। उसकी तो मैं। वो बड़बड़ाकर तैश के आलम में ऑफिस से बाहर निकला और लंबे डाक भरता सबको नजरअंदाज के अंदर दाखिल होकर सामने बैठी मुस्कान के बाजू को जकड़ा खींचता वापस ऑफिस में लाया। डोंट टच मी, वो उसे पीछे धक्का देती गुस्से से बोली। बुरहान उसके फेस को देखकर हंस पड़ा। क्यों? मुझे हक है तुम्हें छूने का। उसी कलाई मरोड़कर पीठ पर करता तब मसूर से बोला, यू कैन टच मी। वो मुंह पर आई सुनहरी लट को पूंछ की मदद से पीछे करती बोली। इतना बदलाव एक सेकंड में, वाह। वो अबरू उठाकर उससे कलाई को मजबूती से जकड़ने लगा। ओह कम ऑन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स जो हैं। वो बगैर पीछे कलाई की तकलीफ को चेहरे पर लाए उसके ऑफिस को देख रही थी। अच्छा, क्या है मेरी फीलिंग्स मिस्सी जान? वो चबाकर बोला, डोंट कॉल मी मिस्सी। कौन सा अगर मैं मिस्सी बनी तो अपना थोबड़ा खुद पहचानने से इनकार कर दोगे। सो बी केयरफुल डार्लिंग। वो दूसरे हाथ से मुंह से बबल निकालकर उसकी जेब में रखने लगी। इतना गरूर? वो हंसा उसकी बचकाना बातों पर। जचता है सवामी। मेरी फीलिंग्स का बताओ। उससे कलाई छोड़कर उसके सुनहरी बालों वाली पोनी को हाथ पर लपेट कर खींचा। वो करीब होकर सीने से लगी। बुरहान हैरान था, क्या खामोश क्यों है? जेलस, तुम जेलस हो रहे हो कि मैंने तुम्हारी ना मानकर साई की बात मान ली। उससे दूसरा बवल निकालना चाहा कि बुरहान ने उसकी इस कोशिश नाकाम कर दी और वो जेब में हाथ डाला तो कुछ खाकर बचा, क्योंकि जेब सारी बबल से फुल थी। या अल्लाह, कैसी औरत है ये? उसे दिल में सोचा। उसे उसके दिमाग पर शुबा हुआ, तुम वो शोहर हो जिससे सबके सामने अपनी बीवी को थप्पड़ मारकर अरेस्ट किया है। मुझे ऐसे उकताने लगी। और तुम वो बीवी हो जिसने भरी महफिल में अपने शोहर के हुक्म को जूते पर रखकर उसके पीछे चली गई। मेरी इंसल्ट का अंदाजा लगा सकती हो? वह गुस्सा होता उसके बालों पर पकड़ सख्त कर किया। वो हंसी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है एसपी। तुम्हें मालूम है अगर कभी साहिर और तुम दोनों मुसीबत में हो, जस्ट थिंक कि मुझे दोनों में से किसी एक को बचाना हो, तुम्हें मालूम है मैं क्या करती? उससे बुरहान की आंखों में देखा जो खुद बेचैन हो गया सुनने के लिए। ऑफ कोर्स तुम मुझे बचाती, मैं तुम्हारा शोहर हूं। अगर मैं मरा तो तुम बेवा हो जाती। वो मान गरूर से बोला, तब मेरे हाथ में पिस्टल होती तो मैं उसकी सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देती। वो चबा चबा कर बोली। बुरहान की मुस्कुराहट सुकड़ गई। इतनी नफरत करती हो? वह हैरत से बोला, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि तुम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। वो लापरवाही से बोली। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तुम खुद मुझे मारोगी? वो सिर्फ सोच सका। उसका गरूर मान जो टूटा था, कुछ कहने के लायक कहाँ बचा था। फिर तुम्हें पता है, तुम्हें फांसी चढ़ाकर मैं किससे शादी करता? उसकी बात पर मुस्कान ने कदा से अब्रू उठाई कि हकीकत में शहरी। सोचना भी मत, दिमाग अपनी मुट्ठियों में कुचल दूंगी और ये नकारा दिल मेरे हील के नीचे नजर आएगा दुनिया को। वो हुर्रा कर उसके जबड़े को जकड़े बोली। बुरहान ने उसे झटके से पीछे किया। वो खूनखार नजरों से उसे घूर रही थी, जबकि उसके नाखूनों की चुभन बुरहान अपने जबड़े पर भी महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों तुम उस लड़की के जान के दुश्मन बन चुके हो, बट आई वॉर्न यू अगेन, अगर मैं दूर हुई तुम्हारी जिंदगी से तो करीब उससे भी नहीं रहने दूंगी। वो बोली नहीं, सर लहजे में वॉर्न करती सामने चेयर पर बैठकर झूलने लगी और वो पत्थर का पहाड़ बना हैरत से शशर उसे देख रहा था। कैसी मोहब्बत थी, मेरे सीने में 6 गोलियां उतार सकती है।
वो मुझे मार सकती है उस सईर की वजह से, और मैं किसी के बारे में कहूँ तो ये हाल। जाओ। वो घुर्राया सुर्ख रंगत से। 2 मिनट, कुछ मायनेहीजी से बोली। फरहान उसे घूरता अपनी चेयर पर बैठा और वहाँ रखा पानी का गिलास अपने अंगारा हलक से उतारा। अभी ठीक से एक दूसरे को खा जाने वाले नसों से घूरते सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस स्टेशन में हलचल मची। एसएचओ भागता उसके पास आया। सर, आईजी साहब आए हैं, खुद वो भी वकील के साथ। बुरहान चौंक कर खड़ा हुआ। उसे देखा तो लापरवाह से बबल खाने लगी थी, जिससे उसके गुलाबी लब मुसलसल हिल रहे थे। वो अजीब सी तशनगी का शिकार हुआ। सर, सईर आलिम भी साथ है और बहुत गुस्से में लग रहा है। अरमान ने आकर बताया। वो बुकलाया हुआ था, जो बुरहान को सख्त नागवार गुजरा। और सही नाम पर जहाँ मुस्कान खड़ी हुई थी, वहीं उसके बदन रूह में एक गुस्से भरी लहर के साथ जेलसी की आग भी भड़क उठी। वो अभी एन को लेकर घर आया और उससे बेड पर डालकर बाहर निकला था कि उसका आदमी लाउंज में दाखिल हुआ। सर, मिसी को एसपी ले गया है, साथ उन औरतों को भी हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। मुझे मैसेज किया कि निकल जाओ। मैं वहां से निकल गया पर मिसी को ले गए। उस एएसपी ने सबके सामने थप्पड़ मारा। जफरान ने सर झुकाए बताया और उसके ग्लव्स अंडर वहां रखे। आरिफ सुनकर गुस्से से बिफर गया। उस 2 टके के एसपी की ये जरूरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। वो एन और सिमी का ख्याल करते नीची आवाज से घुराया। आलम का उससे बुरा हाल था। अभी वो कुछ कहता, उससे पहले ही होम मिनिस्टर साबिर की कॉल आ गई। साहिर का दिल कर रहा था एसपी का मुंह सुरख कर दे, बल्कि उसकी नौकरी का रोब छीन ले, जिस वजह से उसने उसकी लड़की पर हाथ उठाया था। होम मिनिस्टर ने उससे माफ़ी मांगी बुरहान की तरफ से और कहा कि 2 मिनट में तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास होगी, पीस के नाम से ना सही। पर मिनिस्टर साहिर आलिम के रोब दबदबे से वाकिफ था। उसका स्टेटस, स्टैंडर्ड, वो सबसे वाकिफ था। बिजनेसमैन साहिर आलिम उससे कौन ना वाकिफ था, पर कोई ये नहीं जानता था उसका बिजनेस किस नौयत का है। ये ज़रूर जानते थे कि वो पाक समेत कई ममालिक पर छाया हुआ है। उसकी एक कॉल उनके बहुत कुछ बिगाड़ सकती थी। तभी इत्ला मिलते ही उससे फ़ौरन से पहले सईद आलिम के गुस्से को समझते उसे ठंडा करना चाहो, पर उसकी धार से वो खुद दब गया। 2 मिनट है तुम्हारे पास मिनिस्टर, मुझे अपनी लड़की अपने घर में दिखनी चाहिए। उसी घन गरज लॉन में गूंजी। आप खुद पहुंचे पुलिस स्टेशन। वो उससे बोला। साहिर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और गाड़ी निकाल कर वहाँ से ले गया। वहीं आरे मुठियाँ पीछे टहलता रहा। आखिर वो खामोशी से थप्पड़ कैसे खाकर रह गई? क्या उसकी हथकड़ियां जोर थीं? हरगिज नहीं। वो भाग सकती थी, निकल सकती थी, बचाव कर सकती थी, लड़ सकती थी, बल्कि उस एसपी को मजा चखा सकती थी, पर वो खामोश रही। आखिर क्यों? साहिर गाड़ी लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां होम मिनिस्टर के काम पर आईजी और वकील खुद मौजूद थे। वो इन्हें नजरअंदाज करते सुर्ख पूरी आंखों में लहू लिए अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है एसपी? उसकी उराहट पर सबने ऑफिस की जानिब इशारा दिया। सर रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। वकील ने उससे रिलैक्स करना चाहा, जिस पर उससे घूरी डाली। वो हड़बड़ाकर परेशानी से आईजी को देखने लगा। ऑफिस का डोर धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुरा दी। साहिर के पीछे आईजी और वकील भी अंदर दाखिल हुए। बुरहान उन्हें देखकर सलूट करता तामस्सुर से मुस्कुराया। ये है कानून, एक मुजरिम के रोप के पीछे भाग पहुंचे। वो बड़बड़ाया। आयशी ने सख्त घूरी डाली। मुस्कान चलती हुई साहिर के सामने आई और उसने उसकी थोड़ी उंगलियों में पकड़कर चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर देखा। उसकी गाल पर सुर्ख उंगलियों के निशान थे। आयशी देखकर गड़बड़ा गया। तुमने कैसे इस पर हाथ उठाया एसपी बुरहान अलवी? आयशी ने सख्त लहजे में पूछा। सर, हमें पूरे इख्तियारात हैं मुजरिम से ऐसा बर्ताव करने के। उससे संजीदगी से कहा। आपके पास क्या सबूत है मिसेस बुरहान अलवी मुजरिम है? वकील ने चुपते लहजे में सवाल किया। बुरहान ने मुस्कान की तरफ देखा, जो अब साहिर के कंधे पर सर टिकाए खड़ी थी, जैसे एक बाप की आगोश में उसकी जान ऐसी बेटी। ऐसे हैवान बाप की ऐसी ही हैवान औलाद हो सकती है। वो सोचने लगा और वकील की तरफ रुख किया। मिसेस बुरहान अलवी फंक्शन में मौजूद सबके सामने इन चारों को लेकर गई और वहाँ फ्लैट पर मौजूद उनकी 4 लेडीज की हालत के साथ वहाँ खड़ी मिली। क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत है? उसे जता कर कहा, क्या तुमने देखा मैंने उन्हें मारा है? मेरे पास कोई हथियार मिला जिससे मैंने उन्हें मारा है? वो भड़क कर बोली। बुरहान को उसका मकरूर चेहरा देखकर शशा रह गया। कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। क्या तुमने सईर आलिम से हुक्म नहीं दिया था कि इसे ले जाकर सजा दो? उसे तन से आलिम की तरफ रुख किए पूछा।
हाँ, दिया था। वो उसकी आंखों में देखकर बोला। पर मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। मुस्कान मासूमियत से बोली। हाँ, क्योंकि तुमने हंटर से उन्हें मारा था, तो हाथ कैसे लगाओगी? सबूत दो, हंटर कहाँ है? उन पर फिंगरप्रिंट दिखाओ। वो तैश में आकर उस पर बुर्राई। एक्सक्यूज मी बुरहान अलवी, आपके पास जब तक सबूत नहीं आते, कोई जो मुस्कान अलवी के खिलाफ जाए, आप उन्हें लॉकअप नहीं कर सकते। और आपको कोई हक नहीं था किसी लेडी पर हाथ उठाने का। ये खिलाफ वर्जी है। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। आप पहले ही नोट 2 के बयान लाएं कि उन्होंने मिसेस अलवी ने मारा है या वो हंटर लाएं, फिर आप कोई एक्शन इनके खिलाफ ले सकते हैं। आपने बगैर एफआईआर के उन्हें हरासा किया है, बल्कि किसी हद तक आप पर हरेसमेंट का केस दर्ज हो सकता है, अगर मिसेस अलवी चाहें तो। वकील की बातों पर बुरहान को शौक लगा। उसने आईजी के समय देखा। सर, उससे कुछ कहना चाहा कि आईजी ने उसे टोक दिया। तुम पहले ही हमें काफ़ी शर्मिंदा कर चुके हो। तुम्हारे घर के फंक्शन में मिसेस आलम पर जानलेवा अटैक हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। आलम साहब चाहें तो वो आप सब पर केस कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आईजी चिताकर बोला और ममनून नजरों से आलम को देखा, जो गुस्से से बुरहान को घूर रहा था। सर, आप ले जा सकते हैं मिसेस बुरहान अलवी को। वकील ने कहा जब आलम ने बुरहान की तरफ कदम उठाए, पर बीच में ही मुस्कान ने उसका हाथ थाम लिया। उसने गुस्से से उसे देखा। पल के लिए वो सहम गई। मैं प्लीज, उसकी रिक्वेस्ट पर वो थम गया। जब वो फदामंदी से मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। मैं तुम पर केस नहीं करूंगी स्वामी। उसके कोट के कॉलर पर हाथ फेरते हुए उसकी लहू आंखों में देखने लगी। तुम्हारे लिए यही तमाचा काफी है कि तुम सही होकर गलत ठहरे। रिमेंबर डार्लिंग, तुम्हारी बीवी उधार नहीं रखती। आगे मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड था मारने का, अब मेरा होगा। आईजी, वकील अरमान, एसएचओ और साहिर उसकी तरफ देख रहे थे। सी यू लेटर। उसकी गाल दबदबाकर वो आलम के साथ वहां से निकली। पीछे वकील भी सारी कार्रवाई खत्म किए निकला। आई एम श्योर एसपी, आइंदा इस पर हाथ उठाने से 1000 बार सोचोगे। बुरहान के कान में साहिर के अल्फाज गूंजे। इस कदर इंसल्ट जलालत पर उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। मैंने सुना है एसपी तुम 20 का केस हैंडल कर रहे हो, तो बेहतर है उसका ही हैंडल करो। सईर आलिम के पीछे मत पड़ो। आईजी ने गुस्से से कहा। आईजी भी चला गया। अब से बुरहान और अरमान बचे थे। एसएचओ अभी आईजी के इशारे पर निकल आया। बहुत बुरा किया तुमने मुस्कान, बहुत बुरा। वो बड़बड़ाया। हालत एक जख्मी पिपरे शेर की थी कि अभी सबको नोच खोच कर खत्म कर देगा। वो वहां से निकला और हॉस्पिटल गया, जहाँ लड़कियों के माँ बाप मौजूद थे। उससे उन्हें एफआईआर कटवाने का मशवरा दिया, पर वो अपनी बेटियों को होश में आने का कहने लगे। बुरहान ने भी बेहतर समझा। सोच लिया था वो इस इंसल्ट का बदला ज़रूर लेगा। उसे डॉक्टर्स पर सख्त प्रेशर डाला कि उन्हें जल्द से जल्द होश में लाया जाए। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दीकर उसे दुआ की थी कि मुस्कान उसे घर में नजर ना आए। और हुआ भी वही, वो वहाँ नहीं थी। अगर होती तो आज शायद उसके हाथों उसका कत्ल हो जाता। हाँ तारिक, तलाक के पेपर रेडी करवाओ। वकील को कॉल करते उससे सारी डिटेल्स देकर वो बोला। दूसरी तरफ चंद बातें सुनकर होके कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मेरी जिंदगी में तुम जैसी बटी हुई लड़की की कोई जरूरत नहीं मुस्कान। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। निहायत सख्त के आलम में वो बोला और हाथ में सर थामा। बाबा, मामा अभी नहीं आई? फेरी उसकी गोद में सरक कर बोली। बुरहान ने कोई जवाब नहीं दिया, सवाए उसे सीने से लगाने के। उसे मालूम था दुनिया में सिर्फ यही वाहिद वजूद है जो उससे मोहब्बत करता है। कल के लिए तुम तैयार हो? आरिफ रूम में आकर पूछने लगा। वो सोने के लिए करवटें बदल रही थी। हाँ, 10 बजे का वक्त है। वो माला भाई को लेकर निकलेगा। आधा घंटा उन्हें रास्ते में लगेगा और इस दौरान हमें प्रोटेक्शन देनी होगी पुलिस को, ताकि वो कहर सामान वगैरह के लोगों से बच सके। पर याद रखना, उसे हराश भी नहीं आनी चाहिए। मुस्कान ने संजीदगी से कहा। वो सहेला गया। तुम ठीक हो? वो पास आकर बैठा। वो गुस्से से घूरने लगी कि आरिफ ने नासमझी से कंधे उचका। ये क्या कर दिया? अपनी बकवास बंद रखो। तुमने मेरी बेटी को कहा है मैं गटर की कीड़ी हूँ और 2 दिन गटर में रही हूँ। वो घुर्राई। आरिफ चौंका और कहका लगाकर पल खाता बेड से दूर हो गया। अच्छा, तो उसने कह दिया तुम्हें? काफी टैलेंटेड बच्ची है यार, फर्माबरदार भी है और मासूम भी। वो हंस से बताने लगा। तभी मुस्कान ने पास रखा टाइम पीस उठाकर उसे मारा। वो बचना चाहता था पर उसे मालूम था वो नीचे झुकेगा। तभी एक बार हवा में हाथ लहराया और दूसरी बार
उसके झुकने पर तेजी से उसकी पीठ पर वार किया। वो करा उठा। जालिम नागिन, मार दिया। उफ। उसकी आँख खूंजी। कहा ना जाओ यहाँ से, वो चिल्लाई। ओ कम ऑन यार, मिस्सी बनो। शादी में जो शोहर घर से निकाल दें वैसी बेबस औरत लग रही हो। हालांकि तुम्हारा अपना फैसला था यहाँ आने का। करीब आकर उसके सर सीने से लगाते वो बोला, दफा हो। बेबस होगी मेरी जूती, मैं थूक आई हूँ उसकी दी हुई इज्जत पर। आंख मसलते हुए वो बोली। आरिफ ने उसे घेरे में समेट लिया। स्पेन जाना चाहोगी? उसका सर से हिलाकर वो पूछने लगा। अब इतनी भी बड़ी कयामत नहीं आई, उससे गुस्से से यहाँ आई हूँ। यू रिलैक्स रहे कुछ पल, वरना बहुत झगड़ा होता। कल चली जाऊंगी मेहंदी में। वो बोलकर खामोश हो गई। ओके, एज यू विश। वो उसके हेड पर किस करने लगा था कि वो धक्का देकर पीछे फेंक चुकी थी। आरिफ हंसा, उसका गला घोंटने के लिए करीब पहुंचा कि वो कन का मुंह उसकी समेत करके बाहर निकलने का इशारा देने लगी। तुम एक हुंडी हो, नागिन, डाइन, भूतनी चुड़ैल। वो ना कर कहता कंधा से लाकर वहां से निकला। मुस्कान दरवाज़ा बंद किए बेड पर गिर गई। आलम जब उसे वहां से लेकर निकला था तो उससे पूछा था कि कहाँ जाना चाहोगी। तब मुस्कान ने उससे घर को तरजीह दी थी और आलम ने उसके सर पर बोसा देकर कहा था, अपने वक़ार रस्मत पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। उसके लिए वो ही काफ़ी था। वो सारी रात उसे सोचता रहा और फिर याद आने पर अपनी जेब में पड़े बबल को देखता, मुठियाँ भींच देता। वो उस बबल को फेंकना चाहता था पर फेंक नहीं पाया। उसके सामने वो हिलते सुर्ख लब घूम जाते, जिन्हें याद करते थक कर वापस एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया में डालकर उस बबल को जेब में रख लिया। फेरी उससे वक्फे वक्फे से जाग कर पूछती, मामा आई? अब वो क्या कहता कि वो उस मामा का किस्सा ही खत्म कर देना चाहता है। उसे तलाक के लिए तारीख को कह तो दिया था, पर अब रूह में बेचैनी उतर आई थी। वो सारी रात सो ना सका। नतीजतन सुबह आंखों में सुर्ख डोरे गहराई से उतर आए थे। रूह में थकन पैदा होने लगी थी। रोज सुबह की तरह उसने अपनी बेटी और उस पर ब्लैंकेट ठीक करना चाहा, पर खाली जगह उसका मुंह चिढ़ा रही थी। अपने माँ बाप से सही सही तरीके से सलाम करते बेटी को नाश्ता करवाकर उसे नूर के रूम में छोड़कर वहां से निकल गया। वो सोचना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी नॉर्मल क्यों नहीं, पर हाल ही सवाल ही लौट आता। वो मानता था मुस्कान से शादी उससे अपनी मर्ज़ी से की थी। वो लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। उससे तो बस उसकी आंखों में मोहब्बत देखी थी, कभी पाने की चाह नहीं देखी थी। शायद वो अपनी असलियत की वजह से उसे भगाती थी, पर जब उससे हाथ फैलाया तो पीछे वो भी नहीं हटी। काश वो अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए उस जनूनी लड़की का चुनाव ना करता, और अगर उसने ऐसी बेवकूफ़ी कर ली थी तो वो इनकार कर देती और उस इनकार में अपने रूप में आकर जिद पर अड़ जाती, तो आज ये सब ऐसा ना होता। और शायद कहीं अगर वो इनकार करती तो वो अना का मसला बना लेता, जिससे अब 20 के केस को उसने ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उसकी कड़ी आहिस्ता आहिस्ता मिलती जा रही थी। वो सईद आलिम के बाप रशीद आलिम तक पहुंच चुका था और ये सुनकर शशा रह गया था कि उसे किसी ने काट कर कचरे में फेंक दिया था। हो ना हो बुरहान को सो आना शक था कि हरकत उस हैवान की होगी। ज़रूर उसने अपनी हैवानगी का निशाना अपने बाप को बनाया होगा। ये भी देखा और हैरान हुआ कि उस पीस का घर इतना छोटा और घुटन से भरपूर था। दो छोटे हफ्सादा रूम्स पर मुश्तमिल वो छोटे एक रूम के साइज जितने सहन वाले घर में साहिर आलिम रहता था। वो यकीन न करता अगर वहाँ के मौजूद बूढ़े लोग उसे न बताते ये आलम का घर है। और फिर उसका बाप ड्रग्स लेता था। उसकी बहन भी थी जो इतने टाइम कोमा में पड़ी हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन उसे रमशा ने पहुंचाई थी कि साहिर आलिम की बहन है जिसका नाम समिया है और वो कोमा में थी। उसका पास क्या है कोई नहीं जानता, वो क्यों कोमा में गई कोई नहीं जानता। बस इतना जानता था कि वो कोमा से आई थी। उसने सईद आलिम के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की उन मोहल्ले वालों से, पर सबने जैसे मुंह पर कुफल लगा लिया था और फिर जबर वो कर नहीं सकता था। बस शिकस्त सा लौट आया, पर इस शिकस्त के पीछे अरमान भरपूर तशवीश में लगा हुआ था। इस शक के बावजूद वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा था उसके बारे में जानने के लिए कि वो एक छोटी सी उम्र में ड्रग्स स्मगलर था। जरूर इस ड्रग से ही आके सीरियल किलर बना होगा। ये एसपी बुरहान अलवी की सोच थी कि वो खुशी से इस रूप में आया होगा, पर वो नहीं जानता था एक छोटी सी उम्र वाला लड़का अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ बहन का पेट पालने के लिए ड्रग्स सप्लाई करने वाला उस मासूम को दिमागी टॉर्चर किया गया था। उसके वजूद के पोर पोर को काटकर उसमें दर्दगी भरी गई थी। उस कमसूल लड़के को बर्फ की तह पर मुंह के बल नंगा लेटाकर
पेट पर हंटर मारते हर तरह की दरिंदगी पर मजबूर किया गया। वो खुशी से दरिंदों के पास नहीं गया था कि उसके दिमागी झटके थे लाइट के। ये हकीकत थी, उसकी अब की ज़िंदगी उसके अज़ीज़ों पर पर्दा डाल गई थी। उस छोटे से वजूद को भूल गए थे जो दिन रात ठोकरों की सद में हुआ करता था, धोने वालों एक घूंट के लिए सिसकता था। याद था तो सिर्फ ये कि वो एक हैवान है, मासूमा का खून बहाता है। वो मासूम जो सफ़ेद लिबास में घूमते हैं और रात दिन के हिसाब से क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं।